अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फाइनली आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है वो दे दिए हैं और अब सेकंड ईयर में आप बैठ गए हैं। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऐसा लोगों से सुना ही होगा आपने। लेकिन आज मैं आपको इस फुल बुक का इंट्रो करवाने जा रहा हूं। जब आप इस इंट्रो को केयरफुली फुली फोकस के साथ सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये केमिस्ट्री जो लोग कहते हैं बहुत टफ है, अब तो हमारी फिंगर टिप पे है। ये एक गेम है और गेम का मजा तब ही आता है जब हम उस गेम को अच्छे से सीख लेते हैं। जब हम सीखते नहीं हैं तो उसे खेलने का भी मजा नहीं आता। तो आपका प्यारा, दिल का दुलारा, सबकी आंखों का तारा, केमिस्ट्री वाला। ओह, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री फुल बुक इंट्रोडक्शन। हमने इस बुक को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास जो पोर्शन है वो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकंड वन जो है वो हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल, मतलब जो इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। हमारे पास हमने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन हैं। इन 2 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी जो है वो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है। और ऐसे एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल है, उनकी जो स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और हमारे पास एक चैप्टर नंबर 15 है जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। तो वहां पे हमने देखना है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कौन कौन सी केमिस्ट्री जो है वो यूज करते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो है इसमें हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 16। तो फर्स्ट हमारे पास जो 6 चैप्टर है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद हमारे पास जो 9 चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक है। ये भी ऑर्गेनिक में ही आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे पास एक ही चैप्टर ऐसा है जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। तो हमारे पास टोटल चैप्टर हैं जी 16। तो चलिए चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो हमारा कौन सा है। हमसे पढ़ोगे केमिस्ट्री तो मजा आएगा। तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमने देखना है कि कौन कौन से साइंसदान आए, उन्होंने अपने अपने नजरियात पेश किए और पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया। जैसे शुरू में हमारे पास जो साइंसदान था वो डे ब्राइनेट था, उसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिए थे। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, फिर मेंडलीफ आया। उसके बाद एच मोज़ले ने जो है इस पूरे पीरियोडिक टेबल को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया। इसके बाद हमने देखना है मुख्तलिफ ब्लॉक्स मीन, जैसे हमने पढ़ना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जैसे इंतहाई लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास एस ब्लॉक है, फिर राइट साइड पे पी ब्लॉक है, मिड में हमारे पास डी ब्लॉक है और बॉटम में हमारे पास एफ ब्लॉक है। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि जो हमारे पास पीरियोडिसिटी है उसमें हमने देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एटॉमिक रेडियस। इसी तरह हमने देखना है शील्डिंग इफेक्ट,
ये हमारे पास तमाम की तमाम जो है वो पीरियोडिसिटी में आ जाती हैं। उसके बाद हमने ऑक्साइड्स देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखने हैं जी हाइड्राइड्स, उसके बाद हमने देखने हैं हलाइड्स, और लास्ट वन हमारे पास जो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 के टॉप पे रखा गया है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सॉलिड्स हैं, मतलब मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, लेकिन उसे ग्रुप 1 में क्यों रखा गया? तो पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन की अभी तक अनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसकी पोजीशन को भी डिस्कस करना है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ें जो हैं वो मोस्टली डिस्कस करनी है। तो उसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसके जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के ऊपर हैं। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका जो आने वाली स्टडी है वो बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट केमिस्ट्री की फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर हैं। तो हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें आ जाता है ग्रुप A1 एंड ग्रुप A2। अब ग्रुप A1 और ग्रुप A2 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे पास हैं जी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। अगर हम ग्रुप 2A की बात करें तो हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो जब भी ये ऑक्साइड बनाते हैं तो इनके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें अल्कली जो है वो बेसिकली बेस को ही कहते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये भी जो है वो बेसिक होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इनकी जो है अकरेंस पढ़नी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये मोस्टली जितने भी हमारे पास आगे चैप्टर आने हैं तो उसमें हमने ये पढ़ना है। अकरेंस, उसके बाद इसका पिक्यूलियर बिहेवियर, उसके बाद हमने इसकी पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने पढ़नी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमने पढ़ने इसके यूजेस। ठीक है जी। तो ये जो है हमने हर चैप्टर में इनको डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास लिथियम है, टॉप पे है इस ग्रुप का मेंबर, इसी तरह बेरिलियम है, ग्रुप 2A के टॉप पे पाया जाता है। अब यहाँ पे बेरिलियम का जो पिकुलर बिहेवियर है वो इनसे जो है वो टोटली डिफरेंट है। पिकुलर का मतलब होता है अनोखा, ठीक है, डिफरेंट। लेकिन हालांकि ये ग्रुप 2 में है, लेकिन इसका जो बिहेव है वो अपने फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह लिथियम की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो अकरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है मोस्टली। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी देखेंगे कि ये ठोस है, माया है, गैस है। इसी तरह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो जो है ये किस किस के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से हमें कंपाउंड्स देता है। उसके बाद हम इसके यूजेस देखें। अगर इतनी चीज़ें हमें पता चल जाती है तो आने वाली जो लाइफ की केमिस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 2 में हमने ये डिस्कस करना है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो उसमें अब चैप्टर 2 में तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप थे जिसे हमने एस ब्लॉक कहा, तो उसके वो दो ग्रुप पाए जाते थे, ग्रुप A1 और A2। इसी तरह जो चैप्टर 3 है इसमें 3A एंड ग्रुप 4A है। अब ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो है बोरोन, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम का सिंबल है वो है
L, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 3A है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसी तरह ग्रुप 4A है हमारे पास, इसका टॉप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है जी कार्बन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद जर्मीनियम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टेनिक। ठीक है, एस्टेनिक है, इसे हम टिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्टेनिक या टिन भी कहते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है प्लम्बस, ठीक है, जिसे हम लेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम है ये या तो इंग्लिश नेम होते हैं या लैटिन नेम होते हैं या ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है, जब हम 9th क्लास में थे तो हमने वहाँ पे चैप्टर 1 में ये सीखा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, सिंबल से 1 सिंगल सिंबल से भी ज़ाहिर किया जाता है। अगर 2 करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड है वो स्मॉल होगा। इसी तरह हमने वहाँ पे देखा था कि ये जो वर्ड होते हैं, ये जो सिंबल होते हैं, ये यहाँ तो इंग्लिश होते हैं या ग्रीक होते हैं या ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। इनका भी हमने सबसे पहले जो है ना इनकी देखनी है अक्रंस, मतलब कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इनकी मिकदार जो है वो पाई जाती है। उसके बाद हमने इनका पिकुलर बिहेवियर देखना है। मीन कार्बन जो है वो अपनी फैमिली के साथ किस तरह वो डिफरेंट है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन करता है, सेल्फ लिंकेज के साथ ये बहुत बड़े बड़े जेएंट मॉलिक्यूल, जेएंट कंपाउंड्स बना देता है। लेकिन सिलिकॉन जो है वो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसका जो पिकुलर बिहेवियर है वो अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास जो बोरॉन है, बोरॉन भी जो है वो अपनी फैमिली से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उसके बाद हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि आया ये जो है वो सॉलिड है, गैस है या माया है। उसके बाद हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि ये किस कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से हमें कंपाउंड्स देते हैं। और लास्ट वन हमने देखना है इनके यूजेस। ठीक है, इसी तरह जो है हम चैप्टर 4 पे आते हैं। तो चैप्टर 4 जो है, अब यहाँ पे हमने ग्रुप 1A, 2A, 3A और 4A की बात कर ली। उसके बाद हम जो चैप्टर 4 है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास आएगा जी 5A, ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A। ठीक है जी, तो ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A जो है वो चैप्टर 4 में आता है। तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी जिसे हम SB से सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिस्मथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्रुप 5A में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप 6 है इसका जो टॉप पे है वो है जी ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फर, सिलीनियम, उसके बाद टलीनियम, पोलोनियम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्रुप 6 के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह हमने जैसे पिछले जो है चैप्टर 2, चैप्टर 3 में देखा, इसी तरह हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं उनके टॉप के जो एलिमेंट हैं उनका पिकुलर बिहेवियर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर फैमिली मेंबर्स। क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं 1 by 1, तो इस वजह से इनका साइज छोटा होता है और इनका जो बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इस तरह हमने देखनी है अक्रंस। अक्रंस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कितनी मिकदार में पाई जाती है। जैसे हमने देखा है कि ऑक्सीजन जो है वो 21% एंटर होती है, ठीक है, और मतलब एयर में कितनी पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, ये भी हमने देखना है कि इसका पिकुलर बिहेवियर अपनी फैमिली से किस तरह डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि इनका रंग, बू, जायका, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब ठोस है, माया है, गैस है, ये भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यही है कि किस तरह ये रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है, तो ये भी हमने देखना है। अगर हमें सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स की अक्रंस, पिकुलर बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पता चल जाए तो
हमें पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है आगे पढ़ना जो है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो ये बहुत मज़े की केमिस्ट्री है, अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं कि चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 5 जो है वो हमारे पास जो लास्ट 2 ग्रुप रह गए हैं, कौन सा जी? ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A। तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप 7A है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। उसके बाद हमारे पास जो हैलोजन है ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हैलोजन्स भी कहते हैं। तो हमारे पास है हीलियम, नियोन, ऑर्गन एंड क्रिप्टॉन और लास्ट वन हमारे पास जीनॉन है। ठीक है, तो ग्रुप 7A जो है वो हमारे पास है हैलोजन्स। हैलोजन्स हैलोजन्स जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यूनानी ज़बान का ये एक लफ्ज़ है। यहाँ पे हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेनन का मतलब होता है टू जनरेट, टू फॉर्म, मतलब साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड। साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड कैसे हैं कि इनके साथ कोई भी जब दूसरा एटम रिएक्ट करता है तो ये साल्ट बनाते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम को लूँ, ठीक है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो वो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि टेबल साल्ट है। मोस्टली आप लोग घरों में यूज़ करते हो टेबल साल्ट। ठीक है, उसी तरह ये जो हैलोजन है ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, सॉरी नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ये नोबल क्यों है? ये बड़ी शरीफ सी हैं। इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, अपनी मस्ती में घूमती हैं। ठीक है, किसी को तंग नहीं करती। तो यहाँ पे हमने इनका जो है अक्रेंस देखनी है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कितनी कितनी इनकी जो है परसेंटेज है। यहाँ पे पिक्यूलर बिहेवियर जो है वो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके इस्तेमाल जो है वो हमने यहाँ पे देखने हैं कि यहाँ ये जो हैलोजन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और नोबल गैसेज जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये जो है हमने चैप्टर 5 में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 आ जाता है। तो चैप्टर 6 जो है वो पूरे का पूरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को ड्रा करूं तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये मेरे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है जी। ठीक है, और इसके बॉटम में हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। अब सपोज करें कि ये हमारे पास जो है ना ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इन बिटवीन होते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब ही क्या है? चेंजिंग। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी तरह ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और चैप्टर 6 में जो है हमने पढ़ना है कि हमारे पास ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ना है। अब जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज जो हैं वो वेरी करती है। तो उनकी वैलेंसी जो वेरी करती है उस वजह से वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनके कोई ना कोई कलर भी होते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो ये भी चीज़ देखनी है कि इनके जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, आयरन की भी टाइप है ना, पिग आयरन है, उसके बाद हमारे पास रोट आयरन है। ठीक है, ये भी हमने टाइप्स देखनी है। इसी तरह हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मतलब स्टील जो है वो किस तरह जो है वो इंडस्ट्रीज में बनता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्रोजन आ जाता है।
कोरोजन का मतलब है जंग लगना। तो जंग जो है वो मेटल्स को किस तरह लगता है और उसको हम किस तरह जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। मुख्तलिफ प्रोसेस है हमारे पास, गैल्वेनाइजिंग है, ठीक है, उसके बाद प्लेटिंग करते हैं हम टिन की, जिंक की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेटल जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो कोरोजन के बगैर रह लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास थे फर्स्ट 6 चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक पोर्शन था। अब हमने यहाँ पे तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप्स थे, जितना भी पीरियोडिक टेबल था, हमने पूरा जो है इनऑर्गेनिक में डिस्कस करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो यकीन करें कि जिस बंदे को पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाता है तो उसके लिए केमिस्ट्री भी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। इट मीन्स अब आपको पूरे की पूरी गेम जो है वो समझ में आ जाएगी। अब ये गेम जो इनऑर्गेनिक में आपने सीखी है ये आपको बेनिफिट देगी ऑर्गेनिक में, जो कि हम नेक्स्ट पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बड़ी मज़े की है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो यही कहते हैं कि हमें रिएक्शंस की समझ नहीं आती। तो मैं आपको कहना यही चाहूँगा कि हर जो चीज़ होती है या कोई ना कोई गेम होती है उसके कोई ना कोई रूल्स भी होते हैं। जब हम उन रूल्स को सीख लेते हैं तो उस गेम को खेलने का भी मज़ा आता है। इसी तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उनमें मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो अगर आप उन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही ईजी लगेगी। तो चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं कि चैप्टर 7 हमारे पास क्या है। चैप्टर 7 है जी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमने देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कि किस तरह जो है हुलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को गर्म किया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। ठीक है, तो ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी को हुलर ने रिजेक्ट किया तब से ही बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी अपनी जो है कोशिशों से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बना लिए हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के दौर में 10 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मोर देन 10 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। तो ये सिर्फ काविशों की वजह से है, हमारे साइंसदान जो हैं उनकी। उसके बाद हमने इसमें जो है इंट्रो जो है हमने सारा पढ़ना है कि किस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई। इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि हमने किस तरह जो है नोमेनक्लेचर के बारे में देखना है। मतलब एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करके दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है, मीन उनके डेरिवेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके फार्मूलाज भी जो हैं वो सेम होते हैं। तो हमने उनको किस तरह जो है नेम देने हैं। ठीक है, तो हमने कह दिया है कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह नेम देने हैं। उसके बाद हमने इसी चैप्टर में क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ना है। मतलब हम किस तरह जो है पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं और हम अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिस तरह हमारे पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। ओपन चेन है जिसे हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, उसके बाद क्लोज्ड चेन है जिसे हम साइक्लिक भी कहते हैं। ओपन चेन में हमारे पास क्लोज्ड चेन आ जाता है और यहाँ
ओपन चेन या स्ट्रेट चेन आ जाता है या क्लोज चेन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें हमारे पास होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक आ जाता है। उसके भी आगे मज़ीद टाइप हैं, जैसे होमोसाइक्लिक के आगे हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक के आगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह मज़ीद टाइप है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी की पूरी हमने इस चैप्टर में जो है वो भी डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स के हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि एक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारे सामने एक कंपाउंड रख दिया जाए या हमारे सामने एक फॉर्मूला लिख दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फलां कंपाउंड का जो है ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिटी होती है। ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता है कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरली वो जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर 6 में भी डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो इसमें जो है वो आ जाती है sp3, sp2 एंड sp। तो sp जो है वो होती है किसमें जी, अल्केन में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। sp2 होती है अल्कीन में। इसी तरह हमारे पास जो sp2 होती है अल्कीन में, sp होती है अल्काइन में। ठीक है, अल्केन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने चैप्टर 6 में फर्स्ट ईयर की क्लास उसमें हमने देखा था कि sp3 का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो है 109.5। इसी तरह इसमें होता है 120 और इसमें होता है 180। तो ये जब हम कंप्लीटली चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम इस चीज़ को अगेन सेकेंड ईयर में कंप्लीटली जो है बड़ी डिटेल में जाके इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास चैप्टर 7 जिसमें हमने केमिस्ट्री की जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद देखनी कि किस तरह जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 8 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो बहुत आसान होता है पेपर को करना, उसको तैयार करना है, क्योंकि लास्ट पे जो है वो स्कीम आ जाती है तो उसके मुताबिक जो है आप इजीली पेपर जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैप्टर 8 की हम बात करें वो है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे एलिफेटिक जो है, पहले मैं हाइड्रोकार्बन्स बता दूं कि ये क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन पे, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास मीथेन गैस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, CH4, तो ये भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे एलिफेटिक जो है ये हमारे पास होते हैं ओपन चेन भी होते हैं और क्लोज्ड चेन भी होते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट ओपन चेन की ही बात करेंगे। ओपन चेन में हमारे पास आ जाता है जी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमारे पास जो सैचुरेटेड हैं उनमें सिर्फ आ जाती है अल्केन। ठीक है जी, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मजीद रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि इनकी वैलेंसीज जो हैं बाय सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई होती हैं। इसी तरह अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें 2 क्लासेज आ जाती हैं, जिसमें अल्कीन है। अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी दूसरी टाइप की, वो है अल्काइन। ठीक है जी, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास जो था हमारे पास चैप्टर 8 जो है इसमें हमने कम्प्लीटली जो है ओपन चेन मीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि इनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। ठीक है जी, प्रिपेयर जो है इनको किस तरह जो है प्रिपरेशन
इसी तरह हमने जो देखना है वो ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज मीन रिएक्शन जो हैं, रिएक्शंस भी हमने इस चैप्टर में देखने हैं कि ये जो किस तरह जो है वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके यूजेस भी देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास चैप्टर 8। उसके बाद हम चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं कि चैप्टर 9 जो है वो हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन जो है वो बड़े मज़े का चैप्टर है जी, चैप्टर 9, जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे फिर वही वर्ड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है ये ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है, जिसका मतलब है जी फ्रेग्रेंट, खुशबू, ठीक है जी। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब एरोमेटिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, इस तरह का होता है बेंजीन रिंग। अगर आप 10th क्लास की बात करें तो उसमें चैप्टर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे हमने देखा था कि एरोमेटिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखना है। अब यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की हमने जो है इसका मॉडर्न स्ट्रक्चर भी देखना है, मॉडर्न स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह हमने इसका देखना है स्टेबिलिटी देखनी है कि किस तरह जो है ये स्टेबल रहती है। उसके बाद हमने इसका रेजोनेंस देखनी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद हमने देखना है इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद हमने इसके रिएक्शंस भी देखने हैं। उसके बाद हमने इसके यूजेस भी देखने हैं जो कि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 9 में पूरे का पूरा जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना है। तो चैप्टर 10 की बात करें वो है जी अल्काइल हैलाइड्स। चैप्टर 10 है हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड। मैंने पहले बात किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट करके मजीद अपने डेरिवेटिव्स जो हैं वो बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो चैप्टर 10 है उसका नेम है अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे जो हैलाइड्स है ये वर्ड निकला है हैलोजन से। हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, जो कि मैंने चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैंने चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें मैंने बताया था कि हैलोजन जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साल्ट फॉर्मिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटीन है, ठीक है। ये हमारे पास हैलोजन्स हैं। यहाँ पे अल्काइल क्या है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होना है तो हमारे पास ये जो ANE है इसने रिमूव हो जाना है, इसकी जगह YL आ जाना है। तो यानी जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा वो क्या हो जाएगा जी, अल्काइल बन जाएगा, ठीक है। मीन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ मीथेन गैस की, तो इसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यह क्या हो जाएगा, मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल, जो कि इसका डेरिवेटिव है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं R से, कैपिटल R से, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो बन जाएगा RX, ये है अल्काइल, ये है हैलाइड, ठीक है। तो हम ये जिसको जो है हम कैपिटल R से शो करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला भी है CnH2n+1, ठीक है। हम इस चैप्टर में जो है इसे भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि ये अल्काइल हैलाइड जो है इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो हमने इसकी देखनी है रिएक्टिविटी, मतलब ये मोस्टली ज़्यादा रिएक्टिव है या वीक रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्रिपरेशन देखनी है। उसके बाद हमने देखने हैं इसके रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी मैं उधर लिख चुका हूँ। उसके बाद हमने लास्ट वन जो है इसके यूजेस देखने हैं,
ठीक है। तो यूजेस भी जो है हमने इस चैप्टर में इसके देखने हैं मोस्टली। लेकिन लास्ट में ना हमारे पास एक और चीज़ है, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है, जिसे हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारे पास फॉर्मूला है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि इसमें भी अल्काइल हैलाइड आता है, तो इसी को भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ी जो है वो हमारे पास ईजाद थी कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बनाया है। इसके ज़रिए हमने बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी बनाए हैं और ये बहुत यूज़फुल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने चैप्टर 10 में डिस्कस करनी है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिनोल, उसके बाद ईथर। ठीक है, ये 3 जो है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर 11 में डिस्कस करने हैं। जो अल्कोहल होती है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्काइल OH। आप जहां पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH लिखा देखेंगे तो फौरन से समझ जाइएगा कि ये हमारे पास अल्कोहल है। उसके बाद फिनोल जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ईथर है हमारे पास, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि ये वाटर के अपना डेरिवेटिव्स हैं। तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो है वो हमने चैप्टर 10 में डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर की प्रिपरेशंस भी देखनी है, इसके रिएक्शंस भी देखने हैं और इसके यूजेस भी देखने हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो ये बने किस तरह है वो हमने प्रिपरेशन में देखने हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए हैं, इनसे मजीद नए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाए जा सकते हैं, इट मीन्स हमने उनके रिएक्शंस भी देखने हैं। उसके बाद जब नए कंपाउंड्स बन रहे हैं या ये बने हुए हैं, इनके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं ये भी हमने देखने हैं। जैसे ये हमारे पास ये जो अल्कोहल है इस्लाम में वैसे ही हराम है ये चीज़। ठीक है, तो ये पीने के लिए भी काम आती है जी। ठीक है, मोस्टली लोग पीते हैं, नहीं बाज आते, अल्लाह का खौफ नहीं है बंदों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो अल्कोहल है एज अ फ्यूल भी यूज होती है। ठीक है, उसके बाद एज अ सोलवेंट भी यूज होती है। ठीक है, तो ये बहुत जगहों पे है, इनका जो है वो यूजेज है। तो चैप्टर 11 में हमने 3 कंपाउंड जो हैं वो बड़ी डिटेल में जाकर डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर 12 जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन से जी? एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर 12 इसमें हमने 2 कम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब यहां पे ये जो एल्डिहाइड है इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप होता है इस तरह का। ठीक है, इन दोनों में पाया जाता है। ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसमें हमारे पास ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये जनरल फॉर्मूला ये एल्डिहाइड का। ठीक है, और कीटोन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दोनों साइडों पे अल्काइल रेडिकल लगा होगा। ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जिसमें यहां पे एक एग्जांपल लूं, हमारे पास ये है तो इसे मैं कहूंगा मीथेन इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम भी हो सकता है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ये है, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एल्डिहाइड कीटोन है इनकी भी हमने प्रिपरेशन देखनी है कि इंडस्ट्री लेवल पे जो है हम किस तरह इन्हें बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि इनके रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं और मजीद कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने इनके यूजेस देखने हैं कि एल्डिहाइड जो है फॉर्म एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, एसीटोन, जैसे ये हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है, ये हमारे पास एसीटोन है। इसी तरह हमारे पास अगर फॉर्म एल्डिहाइड है तो हमारे पास उसका फिर ये फॉर्मूला है।
ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस तरह जो हमने देखना है कि इनके इस्तेमाल जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारे पास चैप्टर 12। उसके बाद हम बात करते हैं जी चैप्टर 13 की, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये चैप्टर 3 में हम पूरी डिटेल में जाकर डिस्कस करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है वो है RCOOH। ठीक है, ये हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। इसको भी हमने देखना है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो हम किस तरह करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे हम किस तरह बनाते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमने इसके रिएक्शंस भी देखने हैं, इसके यूजेस भी देखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने इसके लास्ट में हमारे पास एक अमाइनो एसिड भी है। ठीक है जी, अमाइनो एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो हमने इन दोनों एसिड्स को इसी चैप्टर 13 में डिस्कस करना है। हमने इसकी भी प्रिपरेशन, इसके रिएक्शन और इसके यूजेस भी देखने हैं। इसकी भी प्रिपरेशन, इसके भी रिएक्शन और इसके भी यूजेस हमने चैप्टर 13 में कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद अगर हम चैप्टर 14 की बात करें तो 14 जो है वो हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बिग, लार्ज, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जिएंट मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं। स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू बिल्ड अप अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास हो सकते हैं जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसी तरह हमारे पास सेकंड वन आ सकता है ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी, हमारे पास ये जो इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हम इनकी एग्जांपल्स लें तो इसमें हमारे पास आ जाता है डायमंड, इसमें आ जाता है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, इसी तरह हमारे पास आ जाता है सैंड। अगर हम ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें भी दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है बायोपॉलीमर्स, ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो बायोपॉलीमर्स है, अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बायोपॉलीमर्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, ये जो तमाम के तमाम है, इनको हम सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इस्तेमाल अगर हम इसके देखें। उसके अलावा हम ऑयल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ऑयल बनाने के लिए जो है वो ये भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंडस्ट्री की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, क्योंकि जितने भी हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो तमाम के तमाम इंडस्ट्री में बनते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें आ जाता है प्लास्टिक, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंथेटिक रबड़। ठीक है, तो तमाम के तमाम हमारे पास आ जाते हैं जी, ये तमाम के तमाम इंडस्ट्री में आते हैं, जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये जो था हमने इनकी प्रिपरेशन भी देखनी है यहाँ पे, क्योंकि हमने इनको बनाया हुआ है, सिंथेसाइज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है इनके यूजेस भी देखने हैं कि अगर हमने बनाया है तो हमने कहाँ कहाँ पे इन्हें इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारे पास चैप्टर 14, जिसमें हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बड़ी डिटेल में जाके डिस्कस करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 15 की, क्योंकि हमने शुरू में स्टार्ट करते हुए पूरी बुक को 3
चीज़ों में कैटेगराइज किया था, उसमें थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी थी। हम अब यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर 15 है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन इंडस्ट्री लेवल पे जो है हमने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। जैसे भी आपको पता है कि जब पाक हिंद सेपरेट हुए थे, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से सेपरेट हुआ था, तो 1947 में कोई भी पेपर इंडस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हमारे हिस्से में आई थी वो टोटल 30 थी, और जो इंडिया के हिस्से में गई थी वो 900 थी। ठीक है, देखें सिर्फ 30 इंडस्ट्रीज़ थी हमारे पास। ठीक है, तो तब जो था वो हुकूमत ने जो लोकल लोग थे जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि उनको प्रेफर किया था कि अपनी अपनी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है इसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में मोस्टली पढ़ना है। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है जी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो है जैसे हम अक्सर कमर्शियल में देखते हैं कि सोना यूरिया, ठीक है, सोना यूरिया फसलों का जो है ये बहुत बड़ा बेताब बादशाह है। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं सोना यूरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ, NH2। इसको भी हमने जो है इस चैप्टर में प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें वो है हमारे पास है जी सीमेंट इंडस्ट्री, दूसरी जो है। मतलब सीमेंट के बारे में देखना है कि किस तरह जो है वो सीमेंट में को हम प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है, और जो है कितने हिस्से में जो है वो सीमेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट वन जो देखनी है वो है पेपर इंडस्ट्री। ठीक है जी, पेपर जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अक्सर आप लिखते हो, पढ़ते हो, बुक्स है, तमाम के तमाम पेपर्स है। ये पेपर जो है वो अक्सर बनते कहाँ हैं, ये पेपर इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री जो है ये तीनों की तीनों इंडस्ट्रीज जो हैं मोस्टली पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा किरदार है, तो जो कि हमने चैप्टर 15 में इन तीनों को जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि चैप्टर 16 में क्या क्या है। चैप्टर 16 जो है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। माहौल में बड़ी आलूदगी है, गंदे लोग भी हैं। ठीक है, उन गंदे लोगों को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो पोल्यूशन है उसको हम जरूर दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन माहौल, माहौल में जो आलूदगी है उसके मुतालिक जो केमिस्ट्री है वो हमने देखनी है। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी हैं। ठीक है, मतलब जो पूरे माहौल में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या मतलब ऐसा जो रीजन है उसमें सिर्फ गैसेस हैं, मतलब जो गैसेस पर मुश्तमिल है, माहौल का वो रीजन जो सिर्फ गैसेस पर मुश्तमिल है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वो हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन माहौल का वो जुज है जो तमाम का तमाम रॉक्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोस्फेयर की। ठीक है जी, हाइड्रोस्फेयर ऐसा है जो लिक्विड पर, मतलब जितना भी लिक्विड की स्टडी है ना वो हम हाइड्रोस्फेयर में जाके करते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोस्फेयर। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग है उनकी नॉन लिविंग बीइंग के साथ जो इंटरेक्शन है वो तमाम की तमाम जो है वो हमने बायोस्फेयर में देखनी है। उसके बाद अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन जो है वो प्राइमरी है। ठीक है जी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं एंड सेकेंडरी कौन से हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो वाटर पोल्यूशन है वो भी हमने देखनी है कि वाटर जो है पोल्यूटेंट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, और उनके जो पोल्यूटेंट्स के अज्जा हैं उनको हमने किस तरह जो है वो वाटर से सेपरेट करके उसको प्योर करना है। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे इस चैप्टर में देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि एसिड जो रेन है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी हमारी जो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से एसिड रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है,
तो एसिड रेन के बारे में भी हमने कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है, क्योंकि इसने मोहब्बत की निशानी को फीका कर दिया है। जैसे इंडिया में ताजमहल बना हुआ है तो वो भी जो है उसका भी कलर जो है वो डिम हो गया, ठीक है, वो भी हमने डिटेल में देखना है। आशिकों की कहानी अधूरी रह गई है। उसके बाद हमने देखना है स्मोग। स्मोक जो है वो किस तरह माहौल को आलूदा करती है और किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी तरह हमने देखना है हमारे पास कि यही चीज़ें थी हमारे पास। उसके बाद लास्ट पॉइंट यही है कि ओजोन जो है वो किस तरह जो ओजोन डिप्लेशन क्रिएट हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है और किस तरह जो है हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने चैप्टर 16 में देखनी है कम्प्लीटली। तो ये थे हमारे पास 3 पोर्शन जो हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि फर्स्ट 6 चैप्टर में मुश्तमिल है। उसमें हमने तमाम का तमाम पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कस करना है कम्प्लीटली। अगर आप फुली फोकस के साथ उसको समझ लेंगे ना तो सेकेंड ईयर तो आप अच्छे नंबरों से पास करोगे ही, लेकिन आने वाली केमिस्ट्री की लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमने सेकंड पोर्शन देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 10th चैप्टर पर मुश्तमिल है। उसमें एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है, वो भी हमने थोड़ा सा सेपरेट किया था। तो ये जो था हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये इतनी सी बात हमने सेकेंड ईयर में पढ़नी है और लोग कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। तो इतनी भी मुश्किल नहीं है। तो मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री जो है आपकी फिंगर टिप पे आएगी। तो अब मुझे इजाज़त दें।